क्योंकि हम जेई के एंड से कर रहे थे, तो डेरिवेशन वगैरह वो सब आपका है, लेकिन जहाँ हेल्प करनी होगी वहाँ हम करेंगे डेरिवेशन की, जहाँ पे आपने बोला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब, ठीक है। अभी डेरिवेशन करवा के हटाओ, मैं 3 डेरिवेशन कराई है आज हमने B1 में, तुम्हारे में नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगी। ध्यान से देखो, बेसिक बेसिक कि भाई ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो तुमको सबसे पहले क्या देखना चाहोगे उसके अंदर। अब मिरर फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन तो आप सबको आती होगी, राइट। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर का, सॉरी, ठीक। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाना आता होगा सबको, है ना। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी वो पूछ लेता है किसके बारे में, इसके स्नेल्स लॉ तो के ऊपर तो अगर आएगा तो एक क्वेश्चन दे देगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं न्यूमेरिकल, इसकी डेरिवेशन बहुत कम आती है। और आ सकता है सर, अगर 2 नंबर की मैं बात करूं तो ब्रूस्टर एंगल, किसके बारे में पूछ सकता है वो, ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल से भी पहले की मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि अगर ये 3 नंबर में आया तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज TIR, स्टेट इट्स 2 कंडीशंस। क्या कंडीशन थी, एक तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, दूसरा एंगल जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 नंबर में इनका क्वेश्चन साफ साफ आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आया तो ये आ सकता है कि TIR और उसकी एप्लीकेशंस बताओ, है ना, कहां पर वो दिखता है तुम्हें। तो TIR तो इंपॉर्टेंट है ही, कंडीशंस के साथ, विद कंडीशंस एंड एप्लीकेशन। स्नेल्स लॉ हो जाएगा, ब्रूस्टर एंगल आ जाएगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट करना ही है। ब्रूस्टर एंगल में तुमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज ब्रूस्टर एंगल, है ना, पोलराइजेशन के अंदर मिल जाएगा तुम्हें ये। और दूसरी बात, इसी के अंदर हम एक और चीज पे बात कर रहे थे, हाँ, कभी कभी डराइव करने के लिए बोल देता है लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला, ये डराइव करने के लिए बोल देता है। और तुम्हारे फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो है ही, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें टेलीस्कोप ये सब है, उसके रिजोल्विंग पावर पूछ सकता है ना, जरूर करना। हाँ हैरी बोलो। सर इसमें ना ज्यादातर वैसे हमारे MCQs में आती प्रॉब्लम, तो अगर आपके पास MCQ का PDF होगा तो वो भेज देना प्लीज। ठीक है भेज देंगे, लेकिन कोशिश करना, अब मेरे पास ज्यादातर CBSE का मिलता है, अगर हिमाचल का होगा मैं साइट पे भी देखूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे आलम सर के पास क्वेश्चन पेपर हैं सॉरी, यस सर। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास सारे हैं। यस सर। हाँ तो उनसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेटस भी डालते हैं रोज इस चीज का। तो यहाँ तक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिजोल्विंग पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो रहेगी हमारी रे ऑप्टिक्स की बात, कि ये तो पक्के पक्के आने हैं, और फिर भी कुछ छूट जाता है तो मैं, हाँ, एक वो बात सच, प्रिज्म के अंदर वो पूछ सकता है डेरिवेशन किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन की, और पूछ सकता है व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन, ये कब होता है, मतलब आई जब इमरजेंस एंगल के इक्वल होता है तब हो जाता है, लेकिन इसकी डेरिवेशन पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिज्म के अंदर, क्लियर है। और कभी कभी एंगल ऑफ डेविएशन से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और इसके अंदर जब भी बोलोगे ना एंगल ऑफ डेविएशन, हमें एक रिलेशन मिलता है किसके बीच में, डेविएशन मिनिमम एंगल एंड म्यू के बीच में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो पूछ लेता है। बहुत चांसेस है इसके 3 नंबर में और 4 नंबर दोनों में आने के, प्रिज्म के। क्लियर है सबको, यस और नो। ये रे ऑप्टिक्स की बात है। और एक अगर कभी आ जाए 2 नंबर में आएगा ज्यादा से ज्यादा, अभी मेरे दिमाग में भी था, अभी बता के हटाऊं बच्चे को, हाँ, अरे क्या था वो, हाँ, स्नेल्स लॉ के अंदर ही आ गया वैसे, वो स्नेल्स लॉ ही वो पूछ लेता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन किसका, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, ये भी आ सकता है किसके 2 नंबर के बीच में, या तो सीधा क्वेश्चन भी दे देगा, λ1/λ2 की फॉर्म में आएगा आंसर। तो ये भी, ये पूरा है रे ऑप्टिक्स में, सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले ये तो करने ही करने हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको, यस और नो, देख रहे हो सब, ये रे ऑप्टिक्स की बात है। और इसके अंदर कभी कभी ग्राफ आ जाता है डेविएशन एंगल का, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता भी हूं। ये देख,
ये दिख रहा है ये ग्राफ दिख रहा है सबको? कौन सा सर, ऊपर वाला या नीचे वाला बोल रहा हूँ? ये वाला, ये एक ही तो ग्राफ है, ऊपर तो इमेज है, मतलब वो डायग्राम, Yes. ये है ग्राफ। तो कभी कभी ये दे देता है दो, ये मेरे- कोई ही पूछ लेता है। क्या बोल रहे हो? मेरे को तो कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है। अरे ये ग्राफ सर अपनी इमेज पे दिखा रहे हैं, अपनी फोटो में। मेरी उस पे देखो, स्क्रीन पे नहीं देखना, मेरी जहाँ पर मेरी इमेज, मेरी फोटो दिखती है तुम्हें, वहां देखो तो कैमरे। आपकी फोटो तो मैं एनसीईआरटी लेके खड़ा हूँ हाथ में। बैठे हो अब दिखेगा, रुको, अब दिख रहा है? आप अपने मीट खोलो इस पे स्क्रीन शेयर पे, तो उसको स्क्रीन शेयर पे आपकी फोटो दिख जाएगी। अब कोई ना, इतना नहीं, देख लो अब दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिखेगा तो ग्रुप में ही फोटो लेके भेज देना, मैं कोई मौसी बात देखूंगी। नहीं, भेज देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देख लेना ये चीज, और उसके बाद तो बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। ये रे ऑप्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब स्पेक्ट्रम, स्कैटरिंग, ये सब हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि स्कैटरिंग वेवलेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। स्कैटरिंग किस पे? वेवलेंथ डिपेंडेंस। और बाकी जो ये क्वेश्चन है, अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो चुके हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये 9th क्लास में ज्यादा आते हैं, लेकिन इसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल तुम्हारे ऊपर बोल देगा, वो भी 9th क्लास के स्टैंडर्ड का होगा। एक मैंने पेपर देखा था, उसमें मायोपिया के ऊपर न्यूमेरिकल बोल रखा था, तो न्यूमेरिकल कर लेना आइस के, है ना। अब डिफेक्ट की डेफिनेशन नहीं पूछता वो, बहुत कम अब, क्योंकि वो 9th क्लास का कंसेप्ट है। ठीक, तो यही थे सारे, है ना, यही मैंने लिखवाया है, कुछ रहना गया हो। TIR सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक चीज और जो मैं कल ही भी कराऊंगा, अगर आज टाइम लगा तो आज ही करा देंगे, वो है सर हमारे पास, तुम देख भी रहे होगे, ये आज करवाया है मैंने उनको, बट अभी 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 अब कहाँ थे, हाँ यहाँ पे। इसी के अंदर एक चीज और आ जाती है, वो हाईलाइट कर लो। कभी कभी वो पूछ लेता है अपेरेंट एंड कौन सी डेप्थ, रियल डेप्थ, और साथ में शिफ्ट के ऊपर अब आता नहीं है, लेटरल शिफ्ट के ऊपर। वैसे कभी कभी लेटरल शिफ्ट भी पूछ लेता था, बट अभी उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कर लेना, टाइम मिले तो जरूर करना, लेकिन ये जरूर करके जाना। क्लियर है सबको? एक वैसे लेटरल शिफ्ट अगर टाइम मिले तो, टाइम क्या मिलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी Yes, बात है, लेकिन कुछ भी छोड़ के मत जाना बच्चों। इसके अंदर छोड़, जेई में हमने बोला था कि जो जो छोड़ सकते हैं छोड़ देंगे, लेकिन इसमें नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक सबको दिख रहे हैं, सबके आगे लिखा हुआ है, ये है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से न्यूमेरिकल आ सकता है। हाँ न्यूमेरिकल आ सकता है, यस सर। ठीक है, लेकिन इसका इसके आंसर क्या था, क्या, इसका फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला? रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपेरेंट, अपेरेंट इज इक्वल टू रियल इज इक्वल टू अपेरेंट बाय में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला था। या ऐसे बोल दो कि रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, इस फॉर्म में आता है। ठीक है, यस सर। हाँ ये हमने आज कराया भी था इनको, ये रहा, दिख रहा है? स्क्रीनशॉट लेने दो सर एक बार। भाई कल हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन ही ना लो, कल तुम मैं नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पहले भी कर लूंगा। हाँ वो दिखा देते हैं। कहाँ गया हम? अरे डिलीट हो गया, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल, ये रहा, दिख रहा है क्या सबको? चले आगे। तो ये तो थे रे ऑप्टिक्स की बात। अब आगे किसकी बात, किसने मैसेज भेजा? हाँ हाँ चेतन, बोलो चेतन, क्या दिक्कत है बच्चे, मतलब कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? हेलो सर। हेलो हेलो, क्या हाल है बच्चे? हाँ जी सर, बढ़िया है। बढ़िया। कैसी चल रही है प्रिपरेशन अब? पिछला वाला सर टाइम ठीक कैसा है गया? सर, पिछले वाले अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा सा टेस्ट नहीं दिए थे मैंने, उसकी वजह से हो गया। मतलब अच्छा जो क्वेश्चन कर सकता था वो कर नहीं पाया मैं। अच्छा, बाकी फिजिक्स इतना टफ आया नहीं था पिछली बार में, आपने देखा होगा नहीं इसकी सर, बार। तो इजी थी। हाँ फिजिक्स इजी आई हुई थी। हाँ अब बताओ, केमिस्ट्री इजी। कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, बोलो। सर बस अब रिवीजन करना था, मतलब उसके उससे रिलेटेड, मतलब
जहाँ पर मैंने पहले पढ़ा था ना, मतलब ऑनलाइन पढ़ा था, तो वो टीचर से कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी, मतलब। समझ गया मैं कहाँ से पढ़ा, वो भी मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, वो तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना, तो दिक्कत रह ही जाती है। हाँ जी। मुझे ये, मैं ये बता रहा था कि अभी पहले तो आप ये वाली शिफ्ट, क्योंकि जो आया हुआ था ना, जो इस बार पेपर आया हुआ था, वो 2022 2023 इन्हीं की शिफ्ट की तरह हुआ। जैसे 2021 से 23 की शिफ्ट आई थी ना, 21 भी मैं बोल लूं, 21 से भी कम रिलेट करो, 22 और 23 की जो शिफ्ट आई हुई थी, उसी के बेसिस पे अब वाले शिफ्ट का पेपर आया हुआ था। तो सबसे पहले तो जो अभी जो तुम्हारा बीता हुआ पेपर गए हैं, ये जो अभी गया है ना जेई का, ये सारी शिफ्ट आ गई होंगी, अब नेट पे मिल जाएंगी आपको। हाँ जी। ठीक है, जो इसी साल हुआ है 2024 में, उनके क्वेश्चन पेपर्स को लगाओ बच्चे सबसे पहले। ठीक है, जो जेई 24 का अभी जो गया उनके क्वेश्चन पेपर को लगाओ, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा। अभी सिर्फ एक ही मतलब जो 2-3 शिफ्टें हुई हैं हमारी, उसी में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद 2023 की और 22 की शिफ्ट लगाओ, इतना सफिशिएंट होगा अगर रिवीजन करनी है तो। लेकिन हाँ, इसके लिए एक बार चैप्टर की एक बार थोरोली रिवीजन जरूर कर लेना, और नहीं तो हमने ग्रुप में हमने हमने जो करवाया था लगभग उसमें से ही आया हुआ था पेपर, है ना? आया था ना कुछ, तो इजी आया हुआ था बच्चे जो दे के हाँ आए हैं इस जी। बार पेपर। हैरी, हाँ सर, यस सर, फिजिक्स तो काफी आसान था। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री से ज्यादा आसान मेरा फिजिक्स का अच्छा गया है। तो फिर अभी देख लेना आपको चेतन, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिखता है ना, तो बहुत सारे वन शॉट वीडियोस तो अवेलेबल रहते ही हैं यूट्यूब पर। हमने भी जो करवाया हुआ है ना, हमने भी रिवीजन करवाई हुई है, हमने पूरे चैप्टर की रिवीजन कराई है, और एक एक चैप्टर की भी रिवीजन करवाई हुई है। ठीक है, हमने अपने अकॉर्डिंग किया था, क्योंकि इन बच्चों के सारे सिलेबस पूरा नहीं हुआ हुआ था, तो इसलिए इनको सारे चैप्टर्स की रिवीजन नहीं कराई गई थी। लेकिन जिसकी करवाई गई थी उसमें से पेपर आ गया था। आपका तो शायद सारा रिवीजन हो गया है ना? हाँ सर, एक बार सारा सिलेबस तो हो गया है। हाँ, तो अब मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा कि आप अभी के लिए तो वन शॉट वीडियोस देख लिया करो यूट्यूब पर, और नहीं तो हमारी वीडियोस भी दिख जाएंगी आपको। अब थोरोली बहुत ज्यादा एकदम से वो मत करना कि हर चीज को बहुत 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 डीप में, क्योंकि उतना टाइम रहा नहीं है। अब 1 महीना आपके पास रह गया मुश्किल से ज्यादा आप अब एक चैप्टर उठाना, मान लो आपने उठाया, कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, मान लो आप उठा रहे हो अभी करंट इलेक्ट या वर्क पावर एनर्जी, मान लो उठा लिया। ठीक, वर्क पावर एनर्जी को उठाओ, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस करो। उसके ऊपर पहले उसको एक बार फटाफट उसकी वन शॉट देख लो, या आप अपना खुद का नोट्स बना लो। नोट्स इन द सेंस ऐसे नहीं कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होती है उसका फॉर्मूला, सबके फॉर्मूलाज रफ नोटबुक में या रफ पेज पे एक फटाफट लिख लो। उसके बाद उसके क्वेश्चंस ट्राई कर लो। अब उसके क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? आपको साइट का नाम भी मैं भेज देता हूँ, वहां से भी कर सकते हो, और पूरा क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हो आप। पहले उसके क्वेश्चंस लगाने, सिर्फ वर्क पावर एनर्जी के फटाफट क्वेश्चंस लगा लो अपने, जो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। जैसे हमारे, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, सबसे पहले किसका किया करो, सबसे पहले आप अगर 11th की बात कर रहे हो तो आप काइनेमेटिक्स हल्का फुल्का करो। लॉज ऑफ मोशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो कभी कभी अटक जाता है बंदा। एक बार इसकी रिवीजन कर लेना, एक बार न्यूमेरिकल कर देना, बस। ज्यादा इस पे डीप टाइम नहीं। काइनेमेटिक्स करो, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी को बहुत अच्छे से करो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, और अगर आपने एसएचएम किया हुआ है तो उसको करो। ऐसे एक चैप्टर करो, उसका वन शॉट करो, और सीधा उसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ फटाफट। अब कोई भी ऐसा मत बैठना ना कि एक एक चीज की डेरिवेशन देखने बैठ गए, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। ठीक, हाँ एक तो जी ये सर। ध्यान में रखना। और मॉडल टेस्ट पेपर जितने हो सकते हैं उतने दो। अब जो लेटेस्ट आएंगे ना मॉडल टेस्ट पेपर, अभी आ गए होंगे नेट पे, तो वो हाँ डिवाइस जी। करना बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, और ये प्रीवियस 2022 का, 23 का, और ये जो 24 गई है, इन तीनों का। और इन तीनों का हो जाए तो 2021 का। अभी इन्हीं पे फोकस करो सिर्फ। ठीक है, और हाँ जी। ये तो रोज करना है आपको, रोज रोज कम से कम एक पेपर लग जाए ऐसा सोचना, कोशिश करना, क्योंकि एक बार रिवीजन तो हो चुकी है। रोज एक बार हाँ जी। चैप्टर, है ना, एक क्वेश्चन पेपर जरूर करना। और एक चैप्टर अलग से कर लो, जैसे एक क्वेश्चन पेपर तो करना ही है रोज का, वो तो है ही। एक चैप्टर भी रोज का करना है। जैसे अगर आपका वर्क पावर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको साइट लिख दूंगा, उस साइट में आप डालोगे ना वर्क पावर एनर्जी, आपको पता भी होगी, उसमें जाके आप सारे क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के आ जाएंगे, उसको अटेम्प्ट कर लेना। तो एक हाँ जी। पेपर रोज का कम से कम करना है। ठीक, ये हाँ ट्राई जी। करना। तो फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मैसेज कर देना बच्चे। ठीक, ओके। लेकिन बहुत डीप में जाने की अब जरूरत नहीं है। आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना फायदा रहेगा। हाँ जी। हाँ, बोर्ड्स का कोई प्रेशर है नहीं, तो अब आराम से डट जाओ। अभी तो अप्रैल में आएगा पेपर, आराम से हो जाएगा। हाँ जी सर। और कुछ बताओ, कोई डाउट और?
और कुछ नहीं सर। हाँ, फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप मैं आलम सर को मैसेज कर देना, या मेरा नंबर तो है ही, उस पर मैसेज कर हाँ देना। जी। हाँ सर, लास्ट ईयर आपसे भी पढ़ा था मैंने, आपकी हाँ क्लासेस में हाँ, बैठ याद के है, पढ़ा मुझे था। याद है बच्चे, याद है। हाँ जी। हाँ मुझे याद है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आराम से करो, तैयारी करो, जैसा भी रहता है बढ़िया तरीके से, और पूछ लेना कुछ भी डाउट, और मैं साइट का नाम मतलब लिख सर ऐसे हो हाँ, गया था ना कुछ दिन पहले कि मतलब किसी टीचर से बात ही नहीं होती थी, कोई भी मतलब किसी से ऐसे मतलब कोई हो ना मतलब समझ गया, मैं समझ बात गया, करने समझ के लिए, गया। तो वो हो गया था मेरे को थोड़ा सा। हाँ, फिर तो मैंने आलम सर से बात लास्ट के करी थी। टाइम पे थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। हाँ जी। कोई बात नहीं। अभी के लिए यही है, पेपर इतना मुश्किल आया नहीं था, तो उम्मीद यही करेंगे कि दूसरी शिफ्ट भी इतनी मुश्किल नहीं आएगी फिजिक्स की। बाकी दूसरी शिफ्ट थोड़ी सी मुश्किल आती है पहली शिफ्ट से, बस मतलब बहुत सारा डिफरेंस भी नहीं आएगा। अगर वो इजी आई है तो ये भी इजी ही आएगी। अपना आराम से इत्मीनान से अब क्वेश्चंस करो, और जहां भी दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, हाँ जी सर। ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर दूँ। ओके। ओके। ओके सर। तो मैंने साइट का नाम भी भेज दिया। ओके सर, थैंक यू। ग्रुप में भेज देना सर। ठीक है बच्चे, भेज दो। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई, आगे बच्चों। तो अभी बोर्ड्स के लिए हम बात कर रहे थे, काइनेमेटिक्स हो गई, वर्क पावर, अच्छा इसकी बात हो गई थी ये ना, कहाँ पहुंच गए हम। हाँ, ये देख लिया सबने ऑप्टिक्स वाला काम। देखो, यस सर। तो ये भी प्रॉपर बोर्ड के लिए है। ऑप्टिक्स का हो गया, स्नेल्स, ये सारे टॉपिक्स तो अच्छे से इसके करने ही अलावा करने कोई हैं। और टॉपिक्स करने हैं? अरे सारे टॉपिक करने हैं, लेकिन ये सबसे पहले करना है। मैं अच्छा पहले बोल रहा हूँ कि ऑप्टिक्स कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, कुछ भी किसी भी चैप्टर में। बोर्ड्स में छोड़ के जाओगे, जेई में छोड़ सकते हो, बोर्ड्स में नहीं छोड़ सकते। सर, जो टॉपिक ऐसे पिछले 5 साल में आया ही नहीं उसको करें। उसको बहुत लास्ट में करना अगर टाइम मिले तो। यस सर। ठीक, लेकिन ये तो जरूर करना, अच्छे से लिख लिख के देखना है इनको तो। क्लियर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कौन सी ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले 2 या 3 नंबर में आता है, ज्यादातर 2 ही नंबर में पूछेगा, हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है, ये वेवलेट्स और वेव फ्रंट आ जाते हैं एमसीक्यू में। हाइजेन प्रिंसिपल आ जाता है हमारा 2 नंबर में। और कभी कभी ये दो, वैसे तो 2 में ही पूछता है, रेयरली अगर 3 नंबर में पूछ लेता है तो एक चीज और बता देता है, पूछता है व्हाट इज हाइजेन प्रिंसिपल, स्टेट करो उसको। और दूसरी, इसी के अंदर बी पार्ट बना के भेज देता है कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, एक लीनियर सोर्स है, इनफाइनाइट लेवल पे सोर्स है, तो इसका क्या होगा सर, क्या इनका वेव फ्रंट की शेप क्या होगी, इनकी वेव फ्रंट की शेप क्या होगी। तो ये 3 नंबर में कभी कभी आता है। 3 नंबर बहुत कम से मुश्किल से है, 2 नंबर का आएगा हाइजेन प्रिंसिपल, जिसमें से 1 नंबर का होता है। और ये जो टाइप ऑफ वेव फ्रंट बनाने होते हैं, ये एनसीईआरटी में आपको साफ साफ मिल देगा लिखा हुआ, और कोई भी बुक होगी उसमें मिल जाएगा। क्लियर है सबको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद सर इसके अंदर तो बहुत चीजें हैं वैसे तो इंपॉर्टेंट, बट हम बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करता है ये इंटरफेरेंस की, किसकी, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में भी कौन सा एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर जो डेरिवेशन पूछता है ये किसकी, फ्रिंज विड्थ की। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी डेरिवेशन, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की। बाकी सब है यहाँ पर, यस सर। बाकी डेरिवेशंस तो करी है, हाँ, पर ऐसे 2 ही बारी करी है, एक बार स्कूल में एक बार खुद से बस। इसको करो अच्छे से, बीटा से लिखते हैं, फ्रिंज विड्थ को अच्छे से करना। और क्या पूछ लेता है, डाइफ्रैक्शन भी पूछ लेता है, लेकिन डाइफ्रैक्शन बहुत मतलब इंटरफेरेंस के मुकाबले कम पूछता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है वो इसके अंदर कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। ये डिफरेंस आ जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बन भी सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इनमें फ्रिंजेस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब। तो इंटरफेरेंस ध्यान से, इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ यही फ्रिंज विड्थ पढ़ जाओगे। इंटरफेरेंस के अंदर वो भी तो आता है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसको भी पढ़ना है। क्लियर है। डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का डिफरेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 2 नंबर में एक क्वेश्चन जो बहुत पहले बहुत आया करता था, हर बोर्ड एग्जाम में आया करता था, अब थोड़ा सा कम आ गया, लेकिन हिमाचल में क्या पता आ जाए, वाई two different sources of या two same sources of two sources of light can't be, क्योंकि तब उनकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी और true मतलब the एक law cannot be
कोहेरेंट। क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफाइन व्हाट इज कोहेरेंस, या ऐसे बोल देगा व्हाट इज कोहेरेंस, और उसके बाद ये पूछेगा कि व्हाई टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। इसको पढ़ना, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। सीधा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। कोहेरेंट का क्या मीनिंग होता था? जो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं। पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत दिखेगा आपको सबको, लेकिन क्यों नहीं होते वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि टाइम लैग होता है सर एटम के एमिशन में। तो ये देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के अंदर, ठीक है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी आपको कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में आकर पूछना मेरे से, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कोहेरेंस वाला भी, ठीक। उसके बाद आ जाता है सर हमारे पास डाइफ्रैक्शन हो गया, हाइजन प्रिंसिपल हो गया। हाँ बोलो यामिनी, बोलो बोलो। सर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट तो नहीं कि बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल ड्राइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसके तो नहीं आएंगे? नहीं, ये इनके मुकाबले थोड़ा सा कम है बच्चे, पहले आया करता था ये, और अब थोड़ा सा कम हो गया इसके चांसेस, और ये आता भी है तो ज्यादातर और में आ जाता है, समझ रहे हो, चॉइसेस में आ जाता है। बट फिर भी एक बार देखो, मैं वही कह रहा हूँ, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, करके तो वो भी जाना है, लेकिन ये पहले करने हैं। कहीं ऐसा देखो सर ने कहा था सर ये हाइजन प्रिंसिपल नहीं आ सकता, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा इसके चांसेस कम है, लेकिन इन सबको पहले करना, उसके बाद उसको करना। आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बोर्ड वाले को कुछ भरोसा नहीं है, वो बहुत आसान से आसान क्वेश्चन भी डाल देते हैं, ठीक है। तो उसकी डेरिवेशन एक बार कर जरूर लेना, लेकिन उनसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तुम जो बोल रहे हो वो यही बोल रहे हो, प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन थ्योरी, राइट। हाँ समझ गया हूँ मैं आपकी बात। आता था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो चुका है, बट फिर भी कुछ भरोसा नहीं है इनका, आप करना, ठीक। पोलराइजेशन की डेफिनेशन जरूर करना, और इसके अंदर तो बस मैंने बता ही दिया सब। हाँ, एक ये डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, इसकी एक इक्वेशन होती है लास्ट में, वो जरूर पढ़ लेना। डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन 1.2 to 7 अपॉन में लैम्डा वाला लिखेगा। पोलराइजेशन अब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये भी ज्यादातर और में आता है। ऑप्टिक्स की ज्यादातर क्वेश्चन और में आ जाते हैं। वो पूछता है कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इन सब की डेरिवेशन करो, इसका एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम व्हाट इज पोलराइजेशन, और उसका डायग्राम बनाओ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग का, ठीक। थोड़ा सा कम चांसेस है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कुछ छोड़ना तो है नहीं। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बनाना, ठीक है। पोलराइजेशन का क्वेश्चन अगर 3 नंबर से ऊपर का आ जाए तो उसमें डायग्राम बनाना भूलना नहीं है, बिल्कुल डायग्राम बनाना भूलना नहीं है, उसके अंदर डायग्राम बनाना ही बनाना है। क्लियर है सबको ये बात? अगर 3 या 3 से ऊपर का क्वेश्चन आ जाए पोलराइजेशन के ऊपर, तो उसका क्या बनाना है सर? डायग्राम। और एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं। एक तो डायग्राम याद नहीं रहते। देख, पढ़ के ढंग से करोगे तो आएगा याद सर। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा हो, अगर आप सबको दिख रहा हो तो, ये डायग्राम दिख रहा है ये। सर आपने भी क्या बोला, रिपीट करोगे? मेरी लाइट चली अगर गई। पोलराइजेशन का क्वेश्चन 3 नंबर से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा में आए तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है उसको। जैसे बना रखा है, इसको पढ़ना तो समझ में आएगा। फोटो भेज देना सर, ठीक है, फोटो भेज देना इसी में। एनसीईआरटी में मिल जाएगा वैसे, ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गई वेव ऑप्टिक्स की बात, ये इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा वाले भी करने हैं, लेकिन पहले ये करने हैं। मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना मेरे को, ठीक। उसके बाद सर बाकी सब तो हमने छू रखे हैं सर टॉपिक्स, लेकिन एक चैप्टर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक चैप्टर वो था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। भर भर के क्वेश्चन बन सकते हैं सर इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर को कुछ कटवाया तो नहीं हुआ ना हिमाचल बोर्ड में, और नो सर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू भी, 2 नंबर के भी। कैसे सर? सबसे पहले ये तो सबको याद होना चाहिए सर, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, इन सब की ससेप्टिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? ससेप्टिबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है सीधा ही, व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, और बताओ ससेप्टिबिलिटी की रेंज डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होती है, पैरा के लिए, डाया के लिए और फेरा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मटेरियल के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक। ससेप्टिबिलिटी हमने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है इसका, आप रिकॉर्डिंग में जाकर देखना, मैंने इसकी डेरिवेशन करवाई हुई है, B = μ0 × H वाली, स्काई H वाली, ये सब वाली, ठीक है।
तो ट्राई करना। और इसके अंदर हिस्टेरेसिस कर्व जो आता है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वैसे कम पूछने लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट तो वो हमेशा से है, हिस्टेरेसिस कर्व। कूलम कांस्टेंट और सब्सेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन भी आता है, परमिएबिलिटी के ऊपर और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन। हिस्टेरेसिस कर्व, फेरो पैराडाया, और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है जो कि होता है पैरा से फेरो में, सॉरी फेरो से पैरा में जब टेम्परेचर की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, तो इस लो को बोलते हैं क्यूरी लो। क्यूरी लो और टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट है सर, क्लियर है? क्यूरी लो और टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने नहीं है किसी को। बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 या 3 में आते हैं, 3 से ज्यादा में नहीं आते। इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो 3 से ज्यादा में आ सकता है, उसके चांसेस कम है, हिस्टेरेसिस कर्व। वरना ये 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 2 के बनेंगे और एमसीक्यू बनेंगे। 4 नंबर का इसमें से नहीं आ सकता। हाँ, 4 नंबर या 3 नंबर का एक और क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो पूछ सकता है कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या सर? या एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये जरूर पूछ सकता है वो, जिसके अंदर आप एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ये सब की बात करते हो। क्लियर है? ये जरूर करना है, ट्राई करके आओगे सब। ये इससे बाहर इसमें 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 ये भी कर लोगे तो सफिशिएंट है ये सब, एंगल ऑफ डिप, डिक्लिनेशन। ये मैंने पहले बता दिया, इसके अंदर से कम चांसेस है कि 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन भर भर के बन सकते हैं, और 2 नंबर के भी और एमसीक्यू भी। क्लियर है सबको? ससेप्टिबिलिटी, फेरो, पैरा, डाया, हिस्टेरेसिस कर्व और अर्थ मैग्नेटिज्म का एलिमेंट, उसकी ड्राइंग करनी। मैं अगर इसमें इसमें मेरी फर्स्ट टर्म की बुक ऊपर पड़ी है, वरना मैं दिखाता तुम्हें भी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है सर हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद सर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चीजें हैं तो सही, बट मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, कैपेसिटेंस से, अब मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बात करोगे तो क्या डेरिवेशन सबसे ज्यादा, वो तो जरूर करना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दो। समझ में आ रही है ये बात? ये नहीं करना। तो सर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप कूलम्स लो तो मैं बताऊंगा नहीं, वो तो सब कर लोगे, सुपरपोजिशन भी नहीं। अब इसके अंदर आ जाता है सर डाइपोल का केस, और हमारे पास परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का केस। जैसे सर अभी हमें बता देगा, एक ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कभी कभी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन रहे, थर्ड चार्ज कहाँ प्रोवाइड करे। मतलब 2 चार्ज हैं और तीसरा चार्ज क्या कहाँ पे लिखूं, थर्ड चार्ज की लोकेशन बताओ, ताकि ये बॉडी पर जो नेट फोर्स, जो उस पर अगर ये कैपिटल क्यू है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगे, नेट फोर्स या जो फील्ड हो वो क्या हो, 0। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, कि 2 चार्जेस है, तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं कि उस पर जो नेट फोर्स हो उस पर क्या लगे, 0 लगे। और नेट फोर्स की जगह कभी कभी पोटेंशियल पूछ लेता है, कभी कभी फील्ड पूछ लेता है। क्लियर है? तो फील्ड के लिए भी हम याद रखेंगे, फील्ड के लिए सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल शेल, पूरा स्फेरिकल शेल, और कौन सा है सर? स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर, ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, फील्ड भी और पोटेंशियल भी। ये 3 नंबर के अंदर आ सकता है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तुम्हें एक स्फीयर दे देगा और पूछेगा सर ये 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये इसकी ए रेडियस है और इसकी रेडियस क्या है, बी। तुमसे पूछेगा किसी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर क्या बताओ, पोटेंशियल बताओ। या तुम ऐसे पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इन स्फीयर का बीच का, पोटेंशियल क्या बताओ, इन स्फीयर के बीच का क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लास्ट में मिलेगी आपको एनसीईआरटी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। भर भर के क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, एमसीक्यू तो कुछ भी आ सकता है। वो 4-5 लाइनें हैं, पॉइंट्स हैं, फर्स्ट टर्म की बुक में है मेरी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पैरेलल होती है, चार्ज उसके अंदर रह नहीं सकता है ना। अब मेरे पास कल कोई क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग से हट गया, देखो मेरे को ऐसा लगा यार क्या ही हो गया। एक शेल था, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ था, वायर कनेक्ट कर रखी थी, मेरे बोले जा रहा हूं मैं कि सर शेल के अंदर, भाई मैं मतलब मेरे मन में बोल रहा हूँ कि भाई शेल के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर
लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं रहा, क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर रहा और कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, हालांकि आंसर साफ साफ पता था। ये एक शेल था, यहाँ पर चार्ज क्यू था, इसके ऊपर सॉरी बाहर वाले चार्ज शेल पर भी एक चार्ज था, वो 3Q था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम, इनको कनेक्ट किया गया था तो बताना था कि नया चार्ज क्या होगा। तो तुम्हें पता है ये कंडक्टिंग शेल है, तो कंडक्टर के अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता। कंडक्टर का जो सारा चार्ज है, एक्सेस चार्ज, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके कहाँ से, सरफेस पे। सरफेस पे। तो अंदर इनसाइड चार्ज 0 हो जाएगा इसके। ये क्वेश्चन आ भी सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो मेरा तो दिमाग काम नहीं करा, बाद में बैठ के बैठोगे क्या हो गया ये, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी भाई कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के अंदर तो शेल चार्ज रह ही नहीं सकता। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम मत भूल जाना ये बात। यस सर। कोई क्वेश्चन आया हुआ था मेरे सामने, मैंने कहा कहीं कुछ तो समझ में आ रहा, मैं लिखे जा रहा हूँ पोटेंशियल की वैल्यू लिखे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या किए जा रहा हूँ, फिर लास्ट में जाके देखा मैंने भाई ये तो कंडक्टिंग की बात हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाती है चीजें। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात हो गई। इसके बाद सर एक और बात हो जाती है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। और हाँ, डाइपोल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल का शॉर्ट डाइपोल तो है ही, अगर शॉर्ट का, वैसे तो ज्यादातर शॉर्ट डाइपोल का ही पूछता है, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल में शॉर्ट की जगह अगर बोल दे नॉर्मल डाइपोल है, तब की भी डेरिवेशन आनी चाहिए, शॉर्ट एंड नॉर्मल दोनों। और जनरल पॉइंट की भी, डाइपोल की जनरल पॉइंट की भी डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है। एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट, ये तीनों डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। और इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आ सकता है डाइपोल के ऊपर, क्लियर है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी करना जरूरी है, वो इक्वेटोरियल पर तो 0 हो जाता है, एक्सियल पर आप फाउंड कर लेना। पोटेंशियल और फील्ड दोनों डाइपोल का बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उनकी डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सियल में और इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, मैं लिख देता हूं। इक्वेटोरियल में फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट के, अरे बोल दो, ऐसा लग रहा है मैं कल ही बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। और एक्सियल में क्या होती है सर, सेम, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही। डायरेक्शन कभी कभी पॉइंट्स में पूछ लेगा वो, और वो भी पूछ लेगा कि कौन से किसका डबल होता है सर, शॉर्ट डाइपोल हो तो एक्सियल इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है, राइट। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसके अंदर अब कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, तो कैपेसिटेंस में ज्यादा नहीं, कैपेसिटेंस में आपको ये पता होना चाहिए सीरीज का, पैरेलल का, और कैपेसिटेंस की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, ए पर, एप्सिलॉन नॉट और डी, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। और दूसरी बात, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है आपको पता है, लेकिन इसको ड्राइव करना आना चाहिए। कितने टाइम्स बढ़ जाती है डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद, 8 टाइम बढ़ जाती है। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डाई इलेक्ट्रिक तो डाला है लेकिन थिकनेस टी का डाला है, तो आपको पता तो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन माइनस टी प्लस टी बाय के, टी बाय के होता है। इसको भी अब बोर्ड है तो इसको क्या करना आना चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये कैपेसिटेंस के ऊपर है, और कैपेसिटेंस में ज्यादा मेरे को लगता नहीं वो क्वेश्चन आएगा, अगर आ जाए तो या तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना देगा वो, क्योंकि बोर्ड में ऐसा ही पूछेगा, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना देगा या कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो। इससे ज्यादा बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा तुम्हारा, ऐसा दिख रहा है। यस सर। ये तो हमने किए हुए हैं, आपको याद होगा, एक सिंपल तार लगा देते थे यहाँ के बीच में, ऐसा ही रेजिस्टेंस के केस में, क्लियर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो याद रखना, कैपेसिटेंस में भी बन सकता है वो, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाला, और इसमें भी बन सकता है। और ये तो कैपेसिटेंस की बात रह गई। हाँ, एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में रिलेशन बहुत ही जरूरी है, वो कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। ये होगी कैपेसिटेंस की। पोटेंशियल की हमने बात कर ली। मैग्नेटिक इफेक्ट में जितना हो सके, देखो मैं चाहता हूं कि अगर करो तो डेफिनेशन अच्छे से करना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर ये, इसमें ये तो जरूर करना, बायोट-सावर्ट लॉ की डेरिवेशन, और डेरिवेशन नहीं है, बायोट-सावर्ट लॉ की वैसे खास है ना, उसकी सीधा वैल्यूज है, और साथ में क्या है सर, एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन जरूर करके जाना। क्या करके जाना है इसकी सर, एक बार गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करा देना। एक सेकेंड, हाँ, गॉस थ्योरम की तो वही थी ना, स्फेरिकल शेल वाली,
स्फेरिकल शेल भी है और भी सर प्लेन वाली भी है। तुम्हारी Plain एनसीईआरटी में देखना, अगर रिंग का है तो करना है, वरना रिंग का नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी के प्लेन सिलेबस सरफेस वगैरह करूं, फ्लैट सरफेस? हाँ वैसे वो भी तो है। कर रखा है ना, वो वाला इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए कह रहे हो, वो तो Yes. करना ही है, बिल्कुल 3 तो करनी ही है सर। इनफाइनाइट लीनियर के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए और स्फीयर के लिए, ये 3 तो करने ही करने हैं, यही 3 आएंगे सबसे ज्यादा, ठीक। और मैं कह रहा था बायोट सर्वेट लॉ की एप्लीकेशन जरूर करना सर। एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए बताना होता है सर, एक लूप बनता है ना, वैसा। तो याद रखना इसकी एप्लीकेशन जरूर करना है सर, इसकी एप्लीकेशन क्या करनी है, जरूर करनी है सर, ठीक। सर सोलेनॉइड से भी आते हैं क्वेश्चंस। हाँ अभी उसी पे ही आ रहे हैं। तो इसके बाद जो बात आएगी, ये तो डेरिवेशन हो गई, इसके बाद Yes, sir. सोलेनॉइड जरूर करना। आइडियल सोलेनॉइड का ही आता है केस, आइडियल सोलेनॉइड का ही आता है। तुम्हें वैल्यू तो पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट यस Ni। सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का वैल्यू सेम होती है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाती है, n/l, और टोरॉइड में क्या हो जाती है, n/2πr। लेकिन इसको डराइव करना आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट में, एक बार ये तो जरूर करके जाना बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा वो एक और चीज पूछ सकता है सर, 2 करंट कैरिंग वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो बताओ इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या लगता है, तो वो लगता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। ये डेरिवेशन फोर्स वाले की याद रखना। और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे वो, ठीक। डेरिवेशन ड्यू टू सर्कुलर लूप की भी, वो मैं ये नहीं बता, सर्कुलर लूप वाला किया था ना, म्यू नॉट I(x) r² अपॉन में 2r² प्लस x² की पावर 3/2, याद है? यस सर। है ना, वो उसी के एप्लीकेशन में आ जाएगा, इसलिए मैंने एप्लीकेशन लिख दिया। तो याद रखना उसमें ये जरूर करके जाने हैं। जैसे गोस लॉ की एप्लीकेशन थी, वैसे इस लॉ की भी एप्लीकेशन है, वही 3-4, उसको अच्छे से करके जाना बहुत। तो ये डेरिवेशन टाइप आएगा मैग्नेटिक से। तो मैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, पोटेंशियल कैपेसिटेंस हो गया, और हमारे पास अभी हमने जो किया था, अभी जो तुमसे करवाया था, ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों। उसके बाद हम बात कर रहे थे सर, जो तुमको और करना है ड्यूअल नेचर के बारे में, मैं तो क्या ही बताऊं तुमको। एटम्स के बारे में पहले सुन लो। एटम्स के बारे में तुम्हें वेवलेंथ के फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। कौन सा विजिबल रीजन में लाई करता है, कौन सा यूवी रीजन में लाई करता है, विजिबल का ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। और उसके बाद सर फॉर्मूलाज आप सबको पता है ना, टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ लेता है वो कभी कभी, लेकिन आप सबको मैंने रिलेशन तो करवा रखे हैं। एटम के ऊपर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, खासकर इस वाले फॉर्मूले से, E = -13.6 अपॉन n², न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने आपको सबकी वैल्यू बता रखी है, याद है ना। 2 एटम दे देंगे सर, दोनों एटम की रेडियस की रेशियो पूछ लेंगे, वेलोसिटी की रेशियो पूछ लेंगे, टाइम पीरियड की रेशियो पूछ लेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आप सबको वो याद है ना रिलेशन, आर किस पे डिपेंड करता है, टाइम किस Yes, पे sir. डिपेंड करता है, करंट sir. किस पे डिपेंड करता है, बस जो प्रोपोर्शनल है वही उनकी रेशियो ले लो। क्लियर है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। नो जैसे वो n³ और z² पे डिपेंड करता है, तो t1/t2 हो जाएगा n1³ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n2³ डिवाइड बाय n2³ का स्क्वायर, सिंपल। तो और इसके न्यूमेरिकल अच्छे खासे करते हैं ना, न्यूमेरिकल पार्ट इसमें ज्यादा आ सकता है बजाय कि थ्योरेटिकल के, क्योंकि थ्योरेटिकल इतना नहीं है इसमें। ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल में एक चीज पूछ सकता है, वो क्या है, बोहर क्वांटाइजेशन। बोहर के पोस्टुलेट तो करने ही करने हैं, और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बोहर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, जो कि क्या बताता है सर, L = NH/2π। इसको क्वांटम कंडीशन भी बोलते हैं, याद रखना। और एक और चीज इसमें याद रखनी है, कभी कभी वो पूछ लेता है बोहर से रेडियस के बारे में, तो वो भी पढ़ के आना। तो ये इसका है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे और बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 3 या 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा 3 का मेरे को नहीं लगता कि वो तुमसे कहेगा कि बोहर के पोस्टुलेट लिखो। ज्यादा क्वांटाइजेशन की कंडीशन पूछ लेता है वो 1 या 2 नंबर में, 3 या 4 का नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल बन सकता है इसमें। क्लियर है सबको, यस और नो? यस चले आगे। यस अब चैप्टर है हमारे पास न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर हमने चीजें कर ली थी, है ना, लेकिन वो कट गया था जेई से, लेकिन हमने फिर भी कर ली थी। सबसे पहले तो सर रेडियस के बारे में जरूर पढ़ के जाना, R = R0 a⁻1/3। ये सीधा न्यूमेरिकल में पूछेगा, सीधा, कि दो एटम की रेडियस बतानी होगी आपको, उनके मास नंबर दे रखे होंगे, R0 की वैल्यू गिवन होती है, सेम रहेगी, सिर्फ मास नंबर पे डिवाइड कर देगी। MCQ में क्वेश्चन पूछ लेगा डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, और कहेगा बताओ 2 एटम्स हैं,
दो न्यूक्लियाई है, दोनों का मास नंबर इतना इतना है, बताओ दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, क्या लिखोगे? सर दोनों की सेम होगी। सेम होगी। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, तो ऑप्शन में लिखा होगा, ये एमसीक्यू में आने के पूरे पूरे चांसेस है। उसके बाद सर यहाँ पर डेंसिटी के बारे में बात हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल आना बहुत जरूरी है सर। न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें, कुछ नहीं करना होता, तुम्हें इक्वेशन दे रखी होती है रिएक्शन, तुम्हें डेल्टा एम निकालना होता है और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, और उससे भी नहीं करना होता तो कई कार केस में अगर एएमयू में लेते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो कुछ नहीं करना, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन इसमें सिर्फ एक, मैं क्यों बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल करना, अच्छे से करना, क्योंकि इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पूरी कैलकुलेशन, क्योंकि इसके अंदर आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, मतलब फॉर्मूला भी, डेफिनेशन भी, और इसका न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद सर हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी के बाद बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर तो वो पूछेगा ही पूछेगा। फिजन और फ्यूजन की बात, वो तो डेफिनेशन हो गई, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डीके। तीनों डीके आपको पता होना चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा में भी दो, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, तीनों के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये कौन सा होता है। और ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा डीके है जो बीटा डीके के साथ हो सकता है, वो डीके है गामा डीके। कौन सा डीके है बच्चे? गामा डीके, याद रखना इस बात को। तो ये भी पूछ सकता है। इनकी एक एक एग्जाम्पल तो तुमको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर, किसमें जेड बढ़ रहा है, किसमें जेड घट रहा है। जैसे बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, याद रखना। और इसके अंदर अब वैसे बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, एक चीज पूछ लेगा तुमसे, किसके बारे में? न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। कम है चांसेस, लेकिन आएगा भी। तो मेरे हिसाब से अगर हमारे अकॉर्डिंग होता तो मैं इसको ओवर में डालता, लेकिन कभी कभी आ सकता है। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में बताओ कि न्यूट्रिनो कैसे डिस्कवर हुआ, ये सब था उसके अंदर। ठीक, ये क्लियर है क्या सबको? जो जो हमने किया, ये तो हमने सब कुछ टच कर रखा है, न्यूट्रिनो वाली छोड़ के। देख लो, क्लियर है सबको? हमने अल्फा बीटा गामा डी के कर रखे हैं ना सबने, यस और नो? सर सर यस सर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज है, जो है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेरिवेशन पक्का आ सकती है इसमें तो सर न्यूमेरिकल भी आएगा। हाँ, इसके न्यूमेरिकल भी। सिंपल Yes. वैल्यू याद रहती है सबको, है ना? हाफ लाइफ को तो रट के चले जाना है सर, है ना? 0.693 अपॉन लैम्डा सर। और साथ में n इज इक्वल टू n नॉट की पावर e की पावर माइनस लैम्डा टी, वो तो इक्वेशन होती है रेट की, वो तो Yes. चलो करनी है। फिजन और फ्यूजन ठीक है। अब एक चांसेस है कि न्यूक्लियर रिएक्टर पूछ ले, लेकिन बहुत कम चांसेस है, लेकिन पूछ भी सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर 4 नंबर में तो कम आएगा, तो आ सकता है यार 4 और 3 नंबर में। अब कम हो चुका है, लेकिन आ सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर करके जरूर जाना, इसका डायग्राम जरूर बनाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 से 4 नंबर के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन है, उसका डायग्राम जरूर बनाना, अगर पॉसिबल होता है तो, अगर डायग्राम है तो उसका। ठीक है, कभी भी बिना डायग्राम के उस क्वेश्चन को नहीं करना सर, तभी नंबर मिलेंगे। वो 3 से 4 के बीच में इसीलिए आया क्योंकि उसका डायग्राम है सर। सबसे पहले की बात, जितना तुम डायग्राम से एक्सप्लेन कर जाओगे ना, अगर अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें को डायग्राम से देख के ही क्वेश्चन समझ, आंसर समझ लेते हैं कई बार। तो इसलिए मैं बोलता हूं, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाओ तो उसका डायग्राम बहुत अच्छा से बनाओ कि उसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बच्चे ने सब बता रखा है, सब कुछ लेबल कर रखा है, इसका मतलब उसने थ्योरी तो बिल्कुल सही कर रखी होगी, तो वो चेक भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जिसका डायग्राम नीट एंड क्लीन हुआ, उसने लेबलिंग कर रखी है, तो बात खत्म, उसकी थ्योरी कोई नहीं पढ़ेगा। उसका डायग्राम बढ़िया है तो उसने सब कुछ सही लिखा होगा। ठीक, और थ्योरी याद रखना, अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर कर रहे हो, कोई भी बड़े वर्किंग कर रहे हो किसी चीज की, तो पैराग्राफ में मत लिखना। किस में लिखना थ्योरी? पॉइंट्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करना। पैराग्राफ में ना बंदा खुद से इरिटेट हो जाता है सर, कि भाई ये सारी लाइनें पढ़नी पड़ेगी। पॉइंट्स की एक हेडिंग बना के लिख देना, काम खत्म। ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए होता है। ज्यादातर थ्योरी में तो देना ही देना है, और डायग्राम पे ज्यादा देना, लेकिन हाँ पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना हर क्वेश्चन को। ठीक, आओ सर नेक्स्ट। और इसमें तो यही था। अब इसके अंदर आ जाओ, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर के अंदर सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल आ सकती है। तुमसे सीधा क्वेश्चन वैसे बहुत कम, बोर्ड हिमाचल का इतना लेवल आता नहीं है पेपर, बट वो पूछ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। इतना पेपर का लेवल नहीं आता, तो ये क्वेश्चन इनके लिए अच्छा है। वर्क फंक्शन पूछ सकता है, क्या होता
है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ के रखना। और 3 नंबर में जो ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछेगा लाइट की फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो वो अपना ग्राफ बना देना सर, वो 3 लाइट वाला याद है क्या ये वाला सबको, यस सर है ना। ऐसे नहीं था वो, ऐसे था, ये ऐसे वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ। और ऐसे इंटेंसिटी का भी ग्राफ पूछ सकता है। तो वो 3 नंबर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ग्राफ एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन ड्यूअल नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का टकरेगा, या तो न्यूमेरिकल टकरेगा या ग्राफ पे टकरेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन इस पे आएगा जरूर, वो 100% आएगा। ठीक, उसके बाद सर इसी के अंदर आता है, वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करेंगे, उसको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक हो गया, ड्यूअल नेचर की तो बात इतनी ही थी। हाँ, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन पर अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना वो। ईएम वेव्स के अंदर तुमने सबसे पहले करना है डिस्प्लेसमेंट करंट। सीधा डेफिनेशन पूछेगा, इसका फॉर्मूला पूछेगा, काम खत्म। 2 या 3 नंबर में काम खत्म। और इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। दूसरा, मैक्सवेल्स इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए। ये सीधा ही 3 नंबर में बोल देगा सारी मैक्सवेल्स इक्वेशन बताओ, और सीधा लिख के मत आ जाना बी डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ये सब उसको एक्सप्लेन भी करना है। एक मैक्सवेल इक्वेशन अगर 3 नंबर में आ रहा है, उस मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना, फिर दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन, फिर उसी मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना, फिर तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन, फिर उसको एक्सप्लेन करना, फिर ऐसी चौथी उसको एक्सप्लेन करना। क्लियर है सबको कैसे अटेम्प्ट करना है मैक्सवेल इक्वेशन का क्वेश्चन, हाँ या ना बोलो। यस सर। मैक्सवेल इक्वेशन करना, और फिर स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो एमसीक्यू में मैच द कॉलम की फॉर्म में पूछ लेता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी, यहाँ पर उनकी वेवलेंथ लिखेगा, यहाँ पर उनके नाम। क्या हमने फ्रीक्वेंसी अच्छे से कर रखी है क्या सब, सॉरी वेवलेंथ अच्छे से कर रखी है क्या सबकी, है ना। यस रेडियो मिर्ची आईओ यू एक्स, है ना, सब करा हुआ है अच्छे से, एक्स जी जेड, यस सर। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और इनके अंदर सबकी एप्लीकेशन, 2-2 पॉइंट तो सबकी एप्लीकेशन के करके ही जाने हैं हर वेव के। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी वेव है, कौन सी रे है, एक्सरेज। इसके टाइप भी थे, कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज यस सर। वाली, है ना। तो एक्सरेज, उसकी टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन, ये तो छोड़ना ही नहीं है। हर वेव की एप्लीकेशन थोड़ी बहुत लर्न करना, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका डालना है, एक्सरे का, क्योंकि ये पक्का आता है एक्सरे। ठीक, ये था हमारा ईएम वेव्स। अब रह गई बात कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन हम खुद शुरू कोशिश करेंगे खुद से भी करवाएं, लेकिन आप लोगों को कम्युनिकेशन तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले। मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैरियर वेव क्या होता है, और हाइट ऑफ एंटीना के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये हाइट ऑफ एंटीना वाला तो 2 क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने। हाँ, तो ये तीनों को तो पक्के ही पक्के आते हैं, और कभी कभी इनका फ्लो चार्ट पूछ लेता है मॉड्यूलेशन का, जब भी आता है तो साफ साफ एनसीईआरटी में बना रखा है, देख लेना। ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, और तो चीजें करनी है, लेकिन ये तो चीज बिल्कुल नहीं करनी। कम्युनिकेशन सिस्टम में ये तो पक्का करना है, पक्का। हाइट ऑफ एंटीना से तो न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक, अच्छे से करना। कैरियर वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव, ये क्या होती है ये भी देखना। नॉइस के बारे में बात कर सकते हैं कि नॉइस क्या होता है। और दूसरी बात, हमारा एक और चैप्टर बीच में है, जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन भी पूछा था उसमें से, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स बच्चे बहुत लंबा चैप्टर है, तो मैं चाहूंगा कि अभी से थोड़ा थोड़ा इसको करते रहो। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन। कुछ भी आ सकता है बच्चे इसके अंदर, क्योंकि सारी डेरिवेशन कूट कूट के भरी है इसके अंदर। एक जो आता है 4 नंबर में, वो आता है एम्पलीफायर सर्किट। वैसे तो ट्रांजिस्टर के बहुत सारे सर्किट्स है, ट्रांजिस्टर आता है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, ये सब होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉमन एमीटर, वो एम्पलीफायर वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो तो जरूर आना चाहिए सबको। और कभी कभी इसका करंट गेन और क्या भी पूछ लेता है, वोल्टेज गेन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये मैंने उनको भी नहीं बताया, उनको भी बताना पड़ेगा मुझे। सर वो बहुत हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर वो भी आ रहा हूं, वो भी आ सकता है। ये करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, कोई भी नहीं छोड़ेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चे, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी करना। और बिल्कुल उस बच्चे ने भी बोला हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। जीनर डायोड, एक लोता डायोड है यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, जो रिवर्स बायस में काम करता है। फोटो डायोड भी पढ़ेंगे। जीनर डायोड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड की एप्लीकेशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, उसकी डेरिवेशन अलग से है। ठीक, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, क्वेश्चन आ सकता है सीधा ही।
व्हाट इज जीनर डायोड, है ना, एंड हाउ इट कैन वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर। बहुत क्वेश्चन आते थे पहले इसके ऊपर, बहुत, है ना। तो अच्छे से करना इसको। सबसे ज्यादा डेरिवेशन है सेमीकंडक्टर चैप्टर में मेरे हिसाब से, है ना। वो मैग्नेटिक वाले तो उनको एक बार लेफ्ट करो, सेकंड टर्म की बात करूं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा चैप्टर, सबसे ज्यादा डेरिवेशन है सेमीकंडक्टर। ऑप्टिक्स तो अलग ही चीज है, उसको तो क्या ही तुम कहोगे, वो तो भरी ही डेरिवेशन से होती है, लेकिन उनमें फिर भी काम चल जाता है। क्लियर है। तो ये रहा हमारी पूरी 12th का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे मैंने आपको बताया है। हम शुरू करेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में हमने इतना काम नहीं किया हुआ, तो हम ऑप्टिक्स को ही करेंगे पहले, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम 2-3 डेरिवेशन तो कल निपटाने की सोच दे कि आज मैंने 3 निपटा दी थी, तो यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 डेरिवेशन तो कर लेंगे, उसके बाद की डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, प्रीवियस ईयर्स लगा लेना। किसी को कोई डाउट बोलो, तो नहीं गए? नो No, सर। दो हाँ, तो इसको लिख लेना, लिख लिया होगा सबने, अच्छे से देखना। सर ये कोई- पीडीएफ भेज देना। अरे पीडीएफ मत मांगा करो इसकी, क्योंकि ये रफ वाला पेज होता है ना, इसमें मैं तुम्हें पहले बताया हुआ है ना। हाँ, जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे उसकी तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये रफ काम है। सर फिर थर्ड पेज से निकालना। हाँ, ले लेती मैं हूँ। पीडीएफ तो भेज दूंगा, लेकिन समझ लेना इसको, क्योंकि ना पता नहीं क्या से है, समझ लूंगा। क्योंकि इसकी लाइनें हट जाएंगी और फिर ये वाइट बैकग्राउंड में आ जाता है। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या दिक्कत है, सबके ओपन बोर्ड में यही रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि फिर भी ना हो चेंज, वरना मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा तुमको, ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं। सर अगर ये सारे टॉपिक्स 333 से करें, कहाँ से कर दें? 333 333 वो क्या है? सर जो मतलब कि गाइड टाइप में होती अच्छा, है। मैंने ना कभी नाम नहीं सुना उसका, तुम जो बोल रहे हो, सॉरी। तो मुझे नहीं आइडिया इस गाइड का, मैंने कभी गाइड यूज ही नहीं करी। नहीं सर ये एचपी बोर्ड की होती है ना, इसमें सब मतलब सीबीएसई के क्वेश्चन एचपी बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना। हमने उसमें ना- अपने टाइम में जो किए थे, तो वो हमको सीबीएसई के लिए थे, तो हम तो अरिहंत फॉलो करते थे उस टाइम। अरिहंत की जो क्वेश्चन पेपर होते थे बोर्ड वाले, उसके कभी कभी यूज कर लेते। क्योंकि सर हम एक मिनट, हमारे ना जो फिजिक्स वाले सर है ना, वो हमको इसी में से ही देते हैं क्वेश्चन और हाँ, बोलते हैं फिर इससे उसमें भी से ही आता है। करो, कोशिश करो उसमें से करो, क्योंकि पर बोर्ड है ना, तो फिर किसी का कुछ क्यों? भरोसा नहीं हाँ रहता। जी सर, क्योंकि उसमें ना पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर दिया होता है ना हर क्वेश्चन का। हाँ, तो Theory बहुत सारी वगैरह। बुक्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स का करती हैं। हमने Yes, sir. सीबीएसई के हिसाब से किया, आप हिमाचल के हिसाब से करो, बट क्योंकि ना स्कूल में भी यही सीन रहता है, क्योंकि बोर्ड तो किसी के बस में नहीं होता, बोर्ड तो बाहर से ही आता है। हाँ, 11th का होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि उसी बुक को रगड़ दो, क्योंकि सर उसमें से बनाते हैं, तो 11th का पेपर तो सर नहीं बनाना था, तो 12th तो बोर्ड बनाता है, तो देखते हैं। हाँ, वो भी करो, फोकस कोई भी बुक कर लो, अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अच्छे से करना, लेकिन ये डेरिवेशंस तो अच्छे से करना। अब बनाओ फिर बैठ के, नोटबुक मत बनाना, अब सिर्फ काम करो और उसके ऊपर डेरिवेशन 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 करते रहो। सर सब कुछ होता है ना उसमें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी तो जब और तक खुद से नहीं डेरिवेशन लिखोगे, वगैरह इम्पोर्टेंट। डेरिवेशन जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ, हाँ, मैंने और वैसे नहीं बनाई। शुभम आया है क्या? शुभम, शुभम है शुभम? Yes. हाँ शुभम, आपको अपनी गलतियां पता लगी? आपका जो स्कूल में टेस्ट हुआ था उस पे? Yes, sir. हाँ, तो मैं शुभम को भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा किया करो बच्चे कि अपना खुद से पढ़ने की, तुम्हारे में कहाँ दिक्कत रहती है कि तुमको समझ में तो आता है, अब इसको भी सब आता था, लिख भी लाया है, सब कुछ लिखा है तुम लोग, है ना। बट इंग्लिश में अगर थोड़ा सा दिक्कत कर दोगे ना बाद में, इंग्लिश इन द सेंस ऐसे नहीं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात करो। मैंने 2-4 बच्चों की और बात करी है, पेपर भी देखा उनके घर, उनकी भी बात हुई है मेरे घर से, क्योंकि क्या दिक्कत रहती है कि तुम लिख कर नहीं देखते चीजों को, क्योंकि डेरिवेशन एक बार जब तक करोगे नहीं ना, तब तक समझ नहीं आएगी। क्वेश्चंस की अगर सेंस नहीं बन रही ना इंग्लिश की, वहां पर तो गलत कर देंगे। तो कोशिश क्या करो, खुद से बना के लिखो डेफिनेशंस। क्लियर है? हैरी, नमित, ईशान, आयुष, शिवम, शुभम, सबको सर- क्लियर है ये बात? Yes, sir. सर जैसे ना खुद मैंने से अभी बना के लिखो, और एक बार बुक से टाई अप कर लो कि हाँ मेरे वाली लैंग्वेज की ट्राई बन रही है। अगर नहीं लगता कि सर ये इसकी सेंस बन रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मेरे पास भेज दो, सर देखना ये सर मेरी डेफिनेशन लिखी है, इसकी सेंस बन रही है या नहीं। क्लियर है? अगर मेमोराइज कर सकते हो तो कर लो। बोलो हैरी। सर जैसे मैंने डेरिवेशन की प्रैक्टिस करी ना, तो फिर मेरे को एकदम से याद नहीं आती वो डेरिवेशन के, मैंने जो मतलब अगर मैंने प्रैक्टिस भी करी तो भी मेरे को याद समझ के डेरिवेशन करनी है। पहली बार जब डेरिवेशन कर रहे हो तो उसको समझ के करो, सर समझ के ही करता हूँ। अब जैसे फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड यूनिट पे पहुंच गया हूँ,
अब फर्स्ट यूनिट है ना, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा डेरिवेशन याद करने में, पर ऐसा है कि तुम थोड़ी करते देर में। कैसे हो? तुम्हें अब होगी ना एक बारी फर्स्ट की, अब सेकंड जब कर रहे हो तो करते रहो, कभी भी बैठ के कॉपी उठा लो और कुछ नहीं देखना। तुम कोई भी टॉपिक का, जैसे एक्सियल है, डाइपोल बना लो एक पॉइंट, ऐसा समझो अब एग्जाम में बैठे हो और वो डेरिवेशन आ गई, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब बुक नहीं खोलना, बस ये दिमाग में रखना। अगर एक बार रिवाइज कर लिया वो डेरिवेशन तो बुक नहीं खोलनी। देखता हूँ अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, लिख दो, चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, देखो पता लगेगा फिर क्या गलती है। सर अभी तो मैं जैसे नोटबुक देख के ही कर रहा हूँ ना, कि एक बार नोटबुक वही गलती है हमारी सबकी, वही गलती रहती है। अब मान लो मैंने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब कल को मैंने दोबारा डेरिवेशन करनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि रिवाइज करूंगा। तो रिवाइज करने के लिए आप फर्स्ट चैप्टर की बुक खोलते हो और देखते हो हाँ ये डेरिवेशन ऐसी है, ठीक है ये रिवाइज हो गई। नहीं, अब तुम अगर फर्स्ट चैप्टर हो गया तुम्हारा, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर कर रहे हो, मान लो थर्ड चैप्टर में बीच में टाइम मिला ना, तो अपने आप को एक टॉपिक बोल दो खुद से, एक्सियल वाले की डेरिवेशन करके देखता हूँ, करके देखो, एक्सियल लिख के देखो, डाइपोल बनाओ, उसका पॉइंट भी देखो, फिर देखो क्या हो रही है वो डेरिवेशन। अगर नहीं सर, तब भी हो गई तो समझो कि हाँ वो डेरिवेशन मेरे को आती है, नहीं होती तो दोबारा जाओ, फिर उसको देखो बुक में कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, लेकिन करता दोबारा हूँ बुक ना में सर, टेपो मत। हाँ बोलो। करता तो लिख कर ही हूँ मैं सारी डेरिवेशंस ना। लेकिन पर तुम अपने आप को चीटिंग करवा लेते हो। नहीं सर, जहाँ- एक बार देख लूंगा ना सर, डेरिवेशन देखने के बाद फिर पूरी मतलब समझ लूंगा, उसके बाद कॉपी बंद करके करता हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा करा करो, एक दिन बाद दोबारा क्या करो, उस कॉपी को खोला भी मत करो, दूर है कोसों दूर रख दो कॉपी को, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आता है उतना कर दो। पेपर में तो ऐसा ही होगा, पेपर में तो कॉपी नहीं होगी ना हाथ में, ये अगर सर, कहीं अटक जाओगे तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं सर, एक्सियल वाले की डेरिवेशन करके देखता हूँ कितनी याद है मेरे को। मतलब जो याद भी रहने की डेरिवेशन, जरूरत ही नहीं है क्योंकि समझने की है वो। हाँ बोलो। जो डेरिवेशन अभी सेकंड यूनिट तक करी है उसको विदाउट देखे एक बार हाँ ऐसे लिखता हूँ। उसको ऐसे ही करने की करो, ये बिल्कुल सर, ठीक है। किसी को थैंक यू कोई सर। डाउट है अपना आराम से बैठ के करो, पेपर क्लास में वही आना, मैं नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ मैं क्या करवाऊंगा। अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ की डेरिवेशंस, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की डेरिवेशन, और टाइम लगा तो प्रिज्म का भी डेरिवेशन पूरा करवा स्टार्टिंग देंगे। से नहीं करा एंगल सकते ऑफ, ऑप्टिक्स? हाँ ऑप्टिक्स मतलब प्रिज्म स्टार्टिंग वाले टॉपिक से नहीं करवा सकते? कहाँ से स्टार्टिंग वाले, जैसे ऑप्टिक्स शुरुआत से बिल्कुल। शुरुआत से बच्चे करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या है, अपेरेंट में नहीं, मैंने आपने शुरुआत से ही अपेरेंट डेप्थ पढ़ा है, का लेकिन लास्ट में नहीं? शुरुआत में यही डेरिवेशन है, शुरुआत में और क्या है, रिफ्लेक्शन थोड़ी करवाऊंगा मैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इक्वेशन, 1/f = 1/v + 1/u। नहीं तो नहीं, वो शुरुआत, हाँ कर तो लेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो हम रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, एक बारी प्रिज्म और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये कोशिश करेंगे कि ये तीनों डेरिवेशन कल खत्म कर दें। हाँ बोलो। यस सर। प्रिज्म वाला तो करवा ही देना, वो कराऊंगे, तो आज ही करवाया मैंने, तुम्हें भी करवाऊंगा बच्चे, वो तो करवाऊंगा ही, ठीक है। और जिस बच्चे को ये सारी आती है डेरिवेशन तीनों अच्छे से, तो वो कल क्लास मत लगाना, समझ में आ रहा है, अपना आराम से बैठ के काम करो। लेकिन जिसको नहीं आती वो क्लास जरूर लगाना, कोई कंपल्शन नहीं है क्लास की, तुम्हारा पेपर है ना। हमारा तो जेई का वैसे एक मेन काम है, बट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस बच्चे को डाउट रह जाता तो उसका काम, तो जिसको डेरिवेशन आती है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो अपना बोर्ड की तैयारी करेगा। क्लियर? ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल ही है। गुड नाइट बाय सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट।